हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सब। आज हम लोग जो है हिस्ट्री का अगला टॉपिक वैदिक संस्कृति कवर करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और अपने पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, आपको बताना है आर्य का अर्थ क्या होता है। इसमें हमारा पहला ऑप्शन है श्रेष्ठ या कुलीन, हमारा दूसरा ऑप्शन है वीर या योद्धा, हमारा तीसरा ऑप्शन है विद्वान, हमारा चौथा ऑप्शन है यज्ञ कराने वाला। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। और यहाँ पे जान लेते हैं आर्य जो हमारा है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। और इसके बाद आर्य को हम लोग जान लेते हैं कि आर्य जो लोग आए थे उन लोगों को वैदिक युगीन संस्कृति का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। ठीक है, हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं विलियम जोन्स, हमारा अगला ऑप्शन एच विल्सन, हमारा तीसरा ऑप्शन जनरल कनिंघम, चौथा ऑप्शन है मैक्स मूलर। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा मैक्स मूलर। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन मैक्स मूलर था। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आ जाती है, हम लोग जान लेते हैं आर्य। तो आर्य लोग जो थे ये लोग सप्त सिंधु प्रदेश में रहा करते थे। ओके, ये लोग कहाँ पे रहते थे, सप्त सिंधु प्रदेश में इन लोगों की जो है बस्तियाँ पाई गई हैं। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे, आर्यों का निवास क्षेत्र सप्त सिंधु प्रदेश हुआ करता था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य के अंतर्गत किसको शामिल नहीं किया जाता है। ठीक, हमारे ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन वेद, दूसरा ऑप्शन है ऋग्वेद, तीसरा ऑप्शन है ब्राह्मण, चौथा आरण्यक। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद। यहाँ पे ऋग्वेद को वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता है, जबकि वेद को शामिल किया जाता है, ब्राह्मण को शामिल किया जाता है, आरण्यक। और इसके बाद हमारा चौथा ऑप्शन है उपनिषद। उपनिषद को भी वैदिक साहित्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ओके, तो चार हमारे हो गए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा वेद के बारे में जान लेते हैं। वेद, वेद जो हमारा विद धातु से निकला हुआ है। किस धातु से, विद धातु से। इसका मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना या जानना। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे, जानना। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। ओके, हमारे ऑप्शन हैं उपनिषद, हमारा अगला ऑप्शन है सामवेद, हमारा अगला ऑप्शन है ऋग्वेद और लास्ट ऑप्शन हमारा है आरण्यक। सॉरी, आरण्यक नहीं है हमारा, आरण्यक, हाँ। इसके बाद तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद। ठीक है, जो हमारा सत्यमेव जयते हमारा राष्ट्रीय वाक्य है वो उपनिषद से लिया गया है। अब उपनिषद में बात कर लेते हैं किस उपनिषद से, तो ये लिया गया आपका मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद। ओके, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, सत्यमेव जयते हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। ठीक है, हमारा ऑप्शन है यजुर्वेद, हमारा दूसरा ऑप्शन है ऋग्वेद, तीसरा ऑप्शन है सामवेद, हमारा चौथा ऑप्शन है अथर्ववेद। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद। जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, ऋग्वेद की कौन से बात कर लेते हैं, किस मंडल से लिया गया है, तो ये ऋग्वेद के 3rd मंडल से लिया गया है। ओके, और ऋग्वेद में अब बात कर लेते हैं कितने मंडल हैं टोटल, तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ओके, और ये जो हमारा गायत्री मंत्र है ये सूर्य देवता को समर्पित है। किस देवता को समर्पित है, अगर पूछा जाए आपसे कि किस देवता को समर्पित है, तो ये सूर्य देवता को समर्पित है। ओके, और इसके रचनाकार कौन है, जो है इसके रचनाकार विश्वामित्र जी हैं। कौन है, विश्वामित्र जी हैं इसके रचनाकार, आप लोग याद रखिएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा फिफ्थ का बी नंबर। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोत्र तथा शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। ओके, हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन यजुर्वेद, दूसरा ऑप्शन है ऋग्वेद, तीसरा ऑप्शन है सामवेद, चौथा ऑप्शन है अथर्ववेद। ओके,
तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में ही सर्वोत्तम शूद्र तथा गोत्र शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद के बारे में मैंने बताया आपको, टोटल 10 मंडल हैं। ओके, और इसमें 1028 सूक्त या श्लोक हैं इसमें, 1028। और यहाँ पे बात कर लेते हैं ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद जो है प्राचीनतम वेद है, चारों वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? तो हमारे ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, हमारा दूसरा ऑप्शन है कठोपनिषद, तीसरा ऑप्शन है हमारा जाबालोपनिषद, चौथा ऑप्शन है हमारा छांदोग्य उपनिषद। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा जाबालोपनिषद। यहाँ पे ही चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो हमारे चारों ऑप्शन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं चार आश्रम कौन कौन से हैं। तो हमारे चार आश्रम हैं, पहला हमारा है ब्रह्मचर्य, उसके बाद हमारा गृहस्थ, तीसरा हमारा ऑप्शन है वानप्रस्थ, चौथा हमारा ऑप्शन है संन्यास। तो चार आश्रम आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और चौथा हमारा है संन्यास। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल के वर्ण व्यवस्था आधारित थी। ठीक है, आपको बताना जो वर्ण व्यवस्था यानी जाति व्यवस्था थी आपकी किस पे आधारित थी। तो हमारा पहला ऑप्शन है शिक्षा पर, दूसरा ऑप्शन है जन्म पे, तीसरा ऑप्शन व्यवसाय पर और चौथा ऑप्शन है कर्मकांड पर। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यवसाय पर, यानी कि जो आरंभिक काल में जाति व्यवस्था थी हमारी वो व्यवसाय के अकॉर्डिंग ही बनाई गई थी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में राजा द्वारा जनता से वसूला जाने वाला कर क्या कहलाता था? हमारा ऑप्शन है वर्मन, हमारा बी ऑप्शन है कर, हमारा सी ऑप्शन है विदत, हमारा डी ऑप्शन है बलि। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बलि। ठीक है, तो वैदिक काल में जो राजा द्वारा कर वसूला जाता था उसको हम लोग बलि के नाम से जानते हैं। ठीक है, और बलि जो है ये बलि पूर्व वैदिक काल में जो है ये स्वैच्छिक कर होता था, इसको स्वैच्छिक कर होता था। जबकि जब उत्तर वैदिक काल का समय स्टार्ट होता है तो वहाँ पर बलि को जो है अनिवार्य बना दिया गया था। तो यहाँ पे बलि जो है एक अनिवार्य कर हो गया था जो कि जनता को देना ही देना होता था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर का, उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी तथा ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से, यहाँ पे किस हो जाएगा, किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, हमारे ऑप्शन है यजमान, हमारा बी ऑप्शन है श्रमण, हमारा सी ऑप्शन है अथर्वण, हमारा डी ऑप्शन है श्रेष्ठिन। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा श्रमण। उत्तर वैदिक काल में जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी अध्यापक होते थे उनको श्रमण नाम से जाना जाता था। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल का मुख्य अनाज क्या था? आपको बताना है कि ऋग्वैदिक काल का मुख्य अनाज क्या था। पहला ऑप्शन है गेहूँ, दूसरा ऑप्शन है आपका जौ, तीसरा ऑप्शन है चावल, चौथा ऑप्शन है आपका तिल। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा जौ। तो ऋग्वैदिक काल में जौ एक मुख्य खाद्य अनाज था। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? हमारा पहला ऑप्शन है सोना, हमारा अगला ऑप्शन है गोधन, हमारा तीसरा ऑप्शन मकान, चौथा ऑप्शन भूमि। तो ऋग्वैदिक काल में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन गोधन। गोधन यानी जो गाय होती थी उस समय ऋग्वैदिक काल में गाय का बहुत बड़ा महत्व हुआ करता था। ठीक है, गाय सभी जानवरों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानवर हुआ करता था, गाय की उस समय पूजा की जाती थी। ठीक है, और ऋग्वैदिक काल में गाय को जो है अघन्या बोला जाता था, अघन्या, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, अघन्या। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में ऋषि वशिष्ठ किसके पुरोहित थे? ओके, हमारे ऑप्शन है पूर्वों के, हमारा बी ऑप्शन है भरतों के, हमारा सी ऑप्शन है क्रुओं के, हमारा डी ऑप्शन है दुर्वशों के। ठीक,
तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा भरतों के। ऋषि वशिष्ठ जो थे वो भरतों के पुरोहित हुआ करते थे ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। अब ये चारों जो दिए गए हैं आपको, पूर्वों के पुरु, भरत, कुरु, दुर्वस, ये उस समय ऋग्वैदिक काल में कबीले हुआ करते थे, ठीक है। उन्हीं कबीलों के नाम पे इनका नाम रखा गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा 14 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है? ओके, हमारा ए ऑप्शन है ऋग्वेद, हमारा बी ऑप्शन है यजुर्वेद, हमारा सी ऑप्शन है सामवेद, हमारा डी ऑप्शन है अथर्ववेद। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो कि गद्य एवं पद्य दोनों भाषाओं दोनों में लिखा गया है, ठीक है। जबकि अगर बात करें अन्य की, तो उस समय जो है ज़्यादातर वेद जो है पद्य भाषा में, पद्य में लिखे जाते थे। ओके, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, गद्य एवं पद्य में लिखा गया है यजुर्वेद, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? आपको बताना है ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं। अभी मैंने आपको बताया था वैदिक साहित्यों के बारे में, जो कि होते हैं वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो प्रत्येक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, ठीक है। हमारे ऑप्शन है ऐतरेय एवं कौशिकी, हमारा बी ऑप्शन शतपथ एवं तैतरीय, सी ऑप्शन गोपथ, डी ऑप्शन है तांड या पंचविश। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऐतरेय एवं कौशिकी ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ हैं दोनों, ठीक है। अब यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं शतपथ एवं तैतरीय की। तो ये जो दोनों हैं ये यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यजुर्वेद, ये दोनों यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और हम बात करते हैं यहाँ पे अपने तांड या पंचविश की, ये जो है सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और गोपथ ये अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना प्रैक्टिस कंप्लीट कर लिया है। इसमें 15 क्वेश्चन ही ऐड किए गए थे। अभी इन क्वेश्चंस को आप लोग एक दो बार रिवाइंड कर लेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग अपना वैदिक संस्कृति का सेकंड पार्ट लेके आएंगे, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वीडियो संपन्न होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद।